तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरी 14 साल की दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड्स होते 1 महीने हुआ था और उसकी लड़की की शादी करा दी गई थी। वह बहुत छोटी और मासूम थी, तो मैं करीब आकर बेड पर बैठा उसके होंठों पर हाथ रखकर वह उछलकर एकदम से बेड के साइड में चली गई और मुझसे कहने लगी कि यह क्या बदतमीजी है। मैंने तो सुना था कि पति शादी के रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम यह सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद होती है। मेरी यह बात सुनकर वो थोड़ा डर गई। अब मैं भी अपने जज्बात पर काबू रख पाना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसको बालों को खींचकर उसे अपने पास किया और उस पर अपना मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी यह शादी करवा दी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसीलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि पूनम की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतना कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी क्योंकि हम अपने माँ बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम राजस्थान से संबंध रखते हैं, वहाँ पर यह आम बात थी। बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे और पूनम तो मेरी भाभी की बहन ही थी। मेरी पुष्पा भाभी की बहन पूनम से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त कमरे में पूनम दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैंने उसे जय श्री कृष्ण कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। मैं पहले तो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होठों को अपनी उंगली फेरनी शुरू की, तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैं भी सख्ती से बोला, क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे? अब पत्नी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी की रात पति अपने साथ क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे, जब ये तुम्हारे बेहद करीब आकर यह सब कुछ मैं उससे कह रहा था कि मेरी बातें सुनकर वो बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो, मैं ऐसा बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसे बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह बेड से उठ खड़ी हो गई और वह बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसको जोर जोर से पकड़कर खड़ा हो गया था। मैंने भी ये कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी मिस पूनम। इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी की रात और क्या क्या होता है। तो पूनम कहने लगी कि मुझे भी तुम दूध पीते बच्ची समझना मत समझना। मुझे भी पता है कि शादी की पहली रात पति क्या क्या करता है। यह सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछ लिया, पति ऐसा भी क्या करता है कि दुल्हन के साथ? जरा भी मुझे बताओ तो सही। जिस तरह वो बोल रही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी कि शादी की रात तो पति अपने पति को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है? तो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरी मम्मी पापा का ख्याल रखना है, उनकी बहुत सेवा करनी है, उनका हर हुक्म मानना है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। तुम्हें तो सब पता है। कम उम्र में ही बहुत समझदार हो तुम। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, और मुझे ये पता है कि आपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। यह सुनकर
तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और हैरान भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसके इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया और उससे कहने लगा, अच्छा चलो, तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। बस इतना ही मैंने सीरियलों में देखा है। उसकी बात सुनकर बहुत ही मन मुस्कुराया। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। और मैं उसे और ज़्यादा डराना चाहता था, इसीलिए अपने सख्त हाथों से उसे पूरे जिस्म पर हाथ घुमाने लगा। अपने जिस्म पर मैं हाथ महसूस करके कुछ घबरा गई थी। वह मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लगी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर धीरे से चूटी काटी और कहा, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी से एक नाइट सूट निकाल कर दी और कहा कि यह पहन लो। और वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और यह देखकर बारीक जालीदार नाइटी में और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में से साफ झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियां बनाने लगी थी, तो मैंने उसे कहा कि तुम बालें खुले ही रखो, बहुत खूबसूरत लग रही है, बालों को खुला ही रहने दो, तुम्हारे खुले बाल अच्छे लगते हैं। फिर उसको बाजू से कस कर पकड़ लिया था और उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने कहा, मिस पूनम, अब तुम तैयार रहना क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वह तो मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम अभी से क्यों इतना डरा रहे हो? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ यह सब कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। शादी ब्याह कोई मामूली गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था, बजाय उसे भरोसा दिलाता। मैं उसे शादी के रिश्ते से बहुत ज़्यादा डरा देना चाहता था ताकि पूनम नाम की लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतना डर जाए कि वह घर बसा न सके और मैं अपने घर वालों को यह साबित कर सकूं कि कहीं एक घर से दो बहनों को लाना उनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वो कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करना है, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे पूनम, यूँ तो नहीं होगा। जाने मन, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होता है शादी की रात लाइट बंद करके। बहुत शौक था ना तुम्हें? अच्छे कपड़े, जेवर, मुंह दिखाई, तोहफे, महंगे तोहफे चाहिए था। ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने बल्ब बंद किया और बड़ी जोर से उसकी कलाई पकड़ी और अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया, उसको जोर से भींचा, वह चिल्ला उठी। जल्दी से वह मुझसे पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू भी बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था। मैं उसे और डराना चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी करूँगा। अभी मैं प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ, जबकि मैं उससे भी बड़ी जोरों से अपने सीने से जकड़ लिया था। वह जल्दी उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे बड़े भैया का दरवाज़ा बुरी तरह खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बहुत शौक था मेरे भाई शादी का और उनकी खुदगर्जी उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रमेश भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाज़ा खुला। वह भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ सोना है। और भाभी
के सीने से लगकर बहुत जोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ ही सोना है। रमेश भाई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मेरी भाभी पूनम के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? पूनम कहने लगी, मैं आकाश के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ ही सोना है। रमेश भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वह क्या बताती। उसने कुछ नहीं बताया। पूनम तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी, आकाश उससे क्या हुआ है? शादी के रस्मों से तो बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से मेरी शादी कराने का। अब देख लीजिएगा, उसका बचपना हाथ पकड़ का नहीं शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए अब खुद उसे। यह कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ले ली। उससे पहले कि मैं सोता, मेरे भाई रमेश ने बड़े गुस्से से तकिए पकड़े और मेरे कमरे में जोर से तकिए बेड पर फेंका और बैठ गया। मैं पलटकर उसके तरफ देखा। कहने लगे, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे पत्नी पर? मैंने यह कहा कि मैंने बस हाथ पकड़ना था। भाई अब क्या हाथ भी न पकड़ता? मुझे क्या पता था कि वह तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगे, मेरी रात तो काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है भाई? मेरी गलती क्या है? अरे अब 14 साल की लड़की की दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो यह सब कुछ तो होगा ही ना। एक पैसे की अकल नहीं है उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसीलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनूंगी। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होता है। रात आपकी भी और मेरी भी काली हो गई, इसीलिए आप चुपचाप सो जाइए। ये कहकर मैं बल्ब को ऑफ किया और सो गया। लेकिन भाई के तो शायद नींद नहीं आ रही थी। करवटों पर करवटें बदले जा रहे थे। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहने लगे, मुझे नींद नहीं आ रही है, बदतमीज कहीं का। पत्नी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली हो गई ना। मैंने दिल में कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। खुद तो शादी किए किए मेरी भी करवा दिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन नहीं, अब मज़ा आ रहा है ना। अब पत्नी को बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, यह शुरुआत है। देखिए तो सही उस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आकर आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में सोएं। मैंने दिल में इरादा कर लिया ताकि अपने माँ बाप की उस बात को ठुकरा दूंगा और एक घर से 2 बहनें लाने नहीं चाहिए और अगली 7 पुश्तों तक भाई भी कोई गलती नहीं करेगा। फिलहाल अगली सुबह पुष्पा भाभी और पूनम दोनों ही कमरे में एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बहुत खराब था। बार बार पुष्पा भाभी को देख रहे थे। वह बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरी क्या गलती है। पूनम जब भी मुझे देखती थी मैं उसे घूरने लगता था। वह जल्दी से मुझसे नजरें हटा लेती थी। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना डर बैठा दूं कि वह मेरे करीब ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और मुझे तसल्ली भी थी, अब यह लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली है। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में ही रही और मेरा भाई पूरा दिन आंगन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रहा था। 2 घड़ी उनको भी अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और बड़े मज़े से अपने कमरे में फिर रहा था। दिल किया कि दोस्तों में चला जाए। 4 दिन बाद इन दोनों बहनों को पगफेरा भी था। आज हम दोनों भाइयों की शादी का छठा दिन था और हमारे घर पर मेरे ससुराल वाले आने वाले थे।
आज रमेश भाई बड़े तैयार श्यार होकर बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। पूनम मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो जाओगी कहाँ? आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी पत्नियों को लेने गए थे। वापिस आने पर फिर से मैं पूनम को डराया। आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? अपना तो मुझे मेरे ही कमरे में है ना। आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं सही में तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। कल वाली चंचलाहट उसकी एक रात में खत्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ कह दिया कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई पीटे या तोड़े, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसीलिए वह पूनम को समझा रही थी कि देखो, इस तरह से नहीं करते। लेकिन वह अपने दीदी के दोनों हाथ पकड़े आंगन में बैठी थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने में लगी हुई थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वह कहने लगी, आपको पता नहीं है, उन्हें तो मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी। अगर शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं। इसमें डरने और कमरे से भागने की कोई बात नहीं होती। फिर भी पूनम अपने जिद पर अड़ी रही। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी है कोई शादी वुदी, मुझे पापा के घर भिजवा दो, मैं वहीं रहूंगी। यह देखकर हम सब भाभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, उस वक्त तो तुम्हें ऐसा कोई एतराज नहीं था। तुमने कहा था कि ठीक है, तुम्हें शादी से कोई एतराज नहीं था। वह कहने लगी, मुझे क्या पता था कि यही होता है शादी के बाद, मुझे नहीं पता था। नहीं जाऊंगी। आकाश के कमरे में रमेश भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी के घूरे जा रहे थे और वह बार बार नजरें चुराकर पूनम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी कि आकाश तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी दिखाओ, क्या बचपना है पूनम, देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं नहीं दीदी प्लीज मुझे भिजवा दीजिए। उसे वक्त मैं अपने कमरे में नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही सारा नज़ारा दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझा कर मेरे कमरे तक ले आई, लेकिन वह कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़े जा रही थी। वह बहुत घबरा रही थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। यह देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था, मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह इस तरह डर जाएगी। वह चुपचाप मेरे कमरे में आई, मुझसे बात करे बगैर उसने अलमारी खोली, उसे कमरे के दरवाजा तक बंद कर दिया। अलमारी में से उसने अपना एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वह बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी, फिर सीधे से अपना तकिया उठाया और चादर उठाई और बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, यह लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके सो जाना, ठीक है? वह जल्दी से मान गई। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक ठाक था। वह मुझसे कुछ भी नहीं कहती थी। ज़्यादातर वक्त उसका भाभी के साथ ही बीतता था या फिर मेरी मम्मी के साथ। वह उनके साथ बैठी रहती, गप्पे मारती रहती, हंसती रहती। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता, मुझे देखकर उसे जैसे सांप सूंघ जाता। शायद भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वह महारानी
किचन का कोई भी काम नहीं किया करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना और जोक सुनाना। पापा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते तो वह आंगन के सोफे पर आराम से जाकर सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले मेरे कमरे में आकर तकिया फेंक देती और कमरे के अंदर नहीं आती। उसी तरह महीना भर बीत गया। पापा ने कहा सबसे पहले हनीमून पर रमेश और पुष्पा जाएंगे। जब वो वापस आएंगे फिर आकाश और पूनम को भेज देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन पूनम बड़ी उदास थी। वो कहने लगी, दीदी आप अभी क्यों जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी। मुझे आकाश के साथ नहीं जाना। पूनम भाभी उसे समझाते हुए जा रही थी। अब यह हुआ था कि वह रमेश भाई के कमरे में जाकर सो जाती, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। फिलहाल मेरी पत्नी शुरू शुरू में मैंने पापा और भाई की ज़बरदस्ती शादी की वजह से मैंने यह सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था कि वह कमरे में आए, मुझसे बातें करे। अब मेरे भी जज्बात उभर रहे थे, जो अब तंग करने लगे थे। लेकिन जिस तरह मैं उसे डरा चुका था, वह तो मुझे देखते ही डर जाया करती थी। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि पूनम से मुझे अपने किए गए व्यवहार से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे प्यार और सब कुछ देना चाहिए जिसकी वो हकदार भी है। कब तक उसे यूं दूर रख सकता था? आखिर जो होना था वो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया और रमेश भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुल चुका था। मैंने हल्का सा दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर बिल्कुल भी खामोशी थी। मैंने फिर हल्का सा दरवाज़ा को बजाया, लेकिन पूनम ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उस खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया। वह बेखबर होकर बेड पर सो रही थी। उसकी बालों की लट हवा से उड़ रखकर उसके चेहरे की बिखरी हुई थी। उसके हुस्न को और भी ज़्यादा चार चांद लग रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोच बहुत हो चुका है, मेरा गुस्सा अब ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं भी रमेश भाई की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहता था। रमेश भाई को गए हुए अभी 8 ही दिन हुए थे और अभी 8 दिन के बाद उनको वापस भी आना था। मुझे पूनम के साथ जाना था। मैं चाहता था कि इससे पहले मैं पूनम के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने धीरे से पूनम की आवाज़ दी, लेकिन वह बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं उस खिड़की से अंदर जाकर सो सकता था। इसीलिए मैंने खिड़की के कांच को खटखटाया। उठो, ये भी डर है क्या कहीं कि मेरी आवाज़ माँ पापा के कमरे में ना चली जाए। बड़ी मुश्किल से सही उसने अपनी आंखें खोली तो मुझे खिड़की के पास देखकर वहाँ आ गई। कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, क्या तुम रोज रोज का तमाशा बना लिया है तुमने? चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये कहकर वह फिर से घबराने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैंने कहा, पूनम अच्छा, आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ अब कोई भी बदतमीजी नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आ जाओ। लेकिन वह ना में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं अपने कमरे में आकर अब जलने लगा था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मार ली थी। कमरे में खड़े दरवाजे सब कुछ बंद करके सोती थी। फिलहाल खाना उसे टेबल पर मेरे साथ ही बैठकर खाना पड़ा था। मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठी थी, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता। जब भाभी थी तो वह उनके साथ बैठती थी।
मैंने उसे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने चावल मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वह बुरी तरह से चीखी। बाकी सब भी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली। वह मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इस तरह चिल्लाने पर सब ने अपना पैर नहीं हटाया। गुस्से में और दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर के तरफ ले जाने लगा। वह अपना पाँव पीछे करती थी, मैं फिर उसके पाँव तक पहुंच जाता और इस तरह नर्वस थी कि उसने खाना ठीक से नहीं खाया। जब से भाभी गई थी, सारा काम उसी को सर पर आ गया था। माँ से पूछ पूछ कर खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे तो वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया। फ्रिज में से पानी की बोतल निकाल के गिलास में डालने वह बर्तन धोने में बिजी थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह बुरी तरह से डरती हुई पीछे हटी थी। मैंने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया था और अपने बाहों में जकड़ लिया था। वह बुरी तरह से उछल रही थी, पीछे पलटकर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो? पति हूँ मैं तुम्हारा। कहने लगी, आकाश मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाभी और वापस आ रही हैं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ क्या करोगी? पूनम, अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल मैं तुम्हें आना ही पड़ेगा। यह देखना, गिन गिन कर बदला लूंगा। तुमसे पता नहीं मैं क्यों हमेशा उससे अकड़ कर ही बातें क्यों करता था। यह मेरा कहना था कि वह चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, कॉकरोच। माँ कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, यह सेल पर था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने यह सब कुछ किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी भाई दोनों आ गए थे। शादी को 1 महीना बीत चुका था, लेकिन मिस पूनम थी कि मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वह आंगन में तकिया रख कर लेट जाती थी। तभी मैं कमरे में बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी, कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैं नहीं जाना। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक से चिल्लाओ। यह कहकर मैं उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ज़बरदस्ती उसे कमरे में ले आया और लाइट बंद कर दी। उसे बेड तक ले आया ही था कि रमेश भाई की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और वह माँ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगे, पुष्पा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है माँ, आकर देखिए उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे पूनम को छोड़ना पड़ा। वह भी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी माँ ने पूनम से कहा, जाओ नींबू पानी बना कर लाओ। वह नींबू पानी बना कर लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। खुशी की खबर तो थी, इसीलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसीलिए अब हमारा हनीमून तो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी पूनम के सर पर आ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती थी भी वो भी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन वो इस घर में घनचक्कर सी बनी रह जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर उस पर मेरा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था।
मुझे खुद पर ही अफसोस होने लगा था। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें साथ हाथ तक नहीं लगाऊंगा, प्लीज बेड पर आराम से जाकर सो जाया करो, कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करोगे ना? मैंने कहा नहीं करूँगा लाइट बंद। उसके बाद मैं किचन से उसके लिए काम करने में मदद करवा देता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि पूनम मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वह कहने लगी, वह तो करते हैं लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा देखो, अब मैं तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। इसीलिए कहने लगी, आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं करोगे? उस दिन जो तुमने किया था तो मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आओगे ना? मैंने कहा नहीं बाबा, नहीं, करीब भी नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वह मेरी बात मान गई, अब मुझसे बातें करने लगी। अब तो बहुत हंसी खुशी से मजाक भी कर लिया करती थी, मौज मस्ती भी हम दोनों के बीच हो जाती थी। रात को जब सारे काम से फ्री हो जाती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर घुमाने भी ले जाया करता था, आइसक्रीम भी खिलाकर लाता था। काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैं अब उसका हो चुका था, अनजाने में ही सही उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का टाइम भी बीत गया। अब भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मुझे और पूनम को भाई भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत इंतजार में थे, देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहने लगे, मिस्टर रमेश, आपका बेटा हुआ है लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा सके। यह सुना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? रमेश भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए हो। यही हाल पूनम का भी था। कहने लगे, डॉक्टर, या आपने क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो ठीक थी। तभी यह कहने लगे कि उसका बेबी शॉर्ट हो गया था, बीपी शॉर्ट हो गया था, इसीलिए सब कुछ बहुत आनन फानन में हो गया। हम पर तो जैसे मुसीबत आन पड़ी थी। पूनम और भाभी की सबकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट कर रोता हुआ देखा था। मैं खुद को नहीं समझा पा रहा था यह सब कैसे हो गया था। एक तरफ तो मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ पूनम को, लेकिन दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। यह खबर जब मैंने पापा को सुनाई तो वो भी परेशान हो गए। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास था क्योंकि अब तो मैं उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। माँ आई तो पूनम उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। यह खबर जब पूनम के मायके में आई तो उन पर वैसे मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ी। फिलहाल वक्त था तो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां ही खत्म हो गई थी। उस मासूम बच्चे को पूनम संभालने लगी। वह चुपचाप सी हो गई थी। उसका सारा बचपना पहले ही तरह छू मंतर हो गया था, जैसे हंसना बोलना सब कुछ भूल चुकी थी। भाई भी अब चुप रहने लगा था। उनसे बात करो तो लगता था कि अभी रो पड़ेंगे। एक में जो भाई के तसल्ली देता था। 2 महीने बीत गए थे। मुझे लगता था कि जैसे पूनम अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठती थी तो चिंटू रोने लगता था। रमेश भाई का बेटा था, वह उसे चुप कराने लग जाती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसा करो, उसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भी हरी भरी रहती। कहने लगी, चिंटू आपसे नहीं चुप रहेगा, मेरे पास ही ज़्यादा रहता है। मैंने कहा, मैं उसको
पकड़ा लूँगा। इसी तरह 1 साल का वक्त भी बीत गया और मैं पूनम के लिए तरसता रहता, लेकिन पूनम को तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। वह कभी घर संभालती तो कभी। ऐसे में पूनम मायके में एक मुसीबत से आन पड़ी। पूनम का बड़ा बहनोई, जो कि एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई थी, वह सभी वहां पर चले गए और रोने पिटने लगे। एक ही साल में पूनम के मायके में दो दो मौत हो गई थी और यह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत जल्द उसकी बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने उसको मायके भेज दिया और कहा कि हम उसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह मेरे घरवाले और पूनम के घरवाले एक साथ इकट्ठे हुए और रमेश भाई की शादी पूनम की विधवा बहन से करा दी गई। पूनम की विधवा बहन भाई के 2 बच्चे थे, हमने उस बच्चे को भी अपना लिया। इसी तरह पूनम मेरे और भी करीब आ गई, क्योंकि यह आइडिया मैंने ही दिया था। अब वह मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी और मेरे करीब भी आने लगी थी। अब बहुत समझदार हो गई थी, मेरे जज्बातों को भी समझने लगी थी और वह भी मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। इसी तरह हम दोनों का एक दिन मिलन हुआ और इस तरह हम दो जिस्म से एक जान हो गए। 6 महीने बाद ही पूनम भी प्रेग्नेंट हुई। पूनम की बहन बहुत अच्छी थी। रमेश भाई उसको बहुत ज़्यादा खुश रखते थे और उसके दोनों बच्चों को का भी नाम देखकर बड़ा कर रहे थे। इधर चिंटू भी बड़ा हो रहा था। इसी तरह हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से एक बार मुस्कुरा उठा था। 9 महीने के बाद पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे मेरी खुशियों में 4 चांद लग गई थी। मेरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या मैंने पूनम के साथ शुरू में जो किया था वह ठीक था? मैंने कहाँ 2 बहनों के एक घर में आने से नाराज था। उस उदास के बाद तो हमें 3 बहनों को इस घर में लाना पड़ा। मैं इस मामले को गलत था या सही, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह के बाल विवाह राजस्थान और बिहार में होते रहते हैं। इस तरह के आप बीती आप लोगों को ज़रूर सुनाने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी आप बीती आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और पूनम आज बहुत खुश हैं। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचता हूँ तो बहुत दुख होता है। अगर कुछ बुरा हुआ था तो फिर अच्छा भी हुआ था।